नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं जो आपकी रूरल सोशियोलॉजी है उसकी बातें कर रहे हैं और उसमें आज हमारी दूसरी क्लास रहने वाली है। ठीक है, पहली क्लास में हमने मुख्य रूप से जो बेसिक कंसेप्ट्स है उनकी बात की थी कि सोशियोलॉजी क्या होती है, किस भाषा का शब्द है, कौन से वैज्ञानिक ने इसके बारे में क्या कहा। ठीक है, इसके अलावा जो सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट चीजें होती है भाई, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसके अलावा जो रूरल सोशियोलॉजी होती है वो क्या है, इन सब चीजों को हमने डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखो, हम ये कह रहे थे कि जो सोशियोलॉजी है वो और कुछ नहीं, बस स्टडी ऑफ सोसाइटी है। सोसाइटी का मतलब जो समूह में रहते हैं, जो मिले जुल कर रहते हैं, कुछ ना कुछ काम मतलब एक निर्देश के रूप में काम करते हैं, कम्युनिटी के साथ रहते हैं। ठीक है, वो एक सोसाइटी होती है। अब सोसाइटी वैसे दो प्रकार की होती है। हम ये कहते हैं कि कुछ जो रूरल एरियाज होते हैं, ग्रामीण इलाकों में जो सोसाइटी होती है वो एक अलग सोसाइटी है। जो अर्बन एरियाज है, जो अपने शहरी एरियाज है, वहां पर आपको एक अलग प्रकार की सोसाइटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं कि रूरल सोसाइटी क्या होती है। ठीक है, और उसके बाद में हम दूसरी बात ये डिस्कस करेंगे कि रूरल सोसाइटी और जो अर्बन सोसाइटी है उसमें मेजर डिफरेंस क्या है, दोनों अलग किस प्रकार से है। और ये तो हम जानते भी हैं। वैसे देखा जाए तो ये जो सब्जेक्ट है आपका, हम जो एक्सकॉम की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल ही जो हम ये कहते हैं हमसे जुड़ा हुआ सब्जेक्ट है। हम आसपास में ये चीजें रोज देखते हैं। ठीक है, सोसाइटी देखते हैं, परिवार देखते हैं, रिलेशंस देखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट देखते हैं, लॉस देखते हैं। ये चीजें हम जो रेगुलर अपना जीवन होता है उसमें हम अनुभव करते हैं। तो एक्स्ट्रा कुछ भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस बेसिक बेसिक सीधी सीधी चीजें हैं जिनको आपको दिमाग में बिठाना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रूरल जो सोशियोलॉजी सोसाइटी है वो होती क्या है। ठीक है, रूरल सोसाइटी होती क्या है। तो देखो, जो सोसाइटी की हम बातें करें, रूरल सोसाइटी, ठीक है, सबसे पहले हम ये बात करें भाई सोसाइटी क्या होती है। तो सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में, या हम ये कहते हैं एक ग्रुप ऑफ पीपुल है, लोगों का क्या है, एक समूह है, जिसमें मुख्य रूप से क्या होता है, जिसमें मुख्य रूप से जो डिसीजन होते हैं किसी भी चीज को लेकर, किसी भी प्रकार के चाहे डिसीजन लेने हो वो डिसीजन लिए जाते हैं। इसके अलावा कोई और मान लो कोई किसी प्रकार का कोई कार्य करना हो, ठीक है, वो एक साथ किया जाता है। उसमें जो बातें करके उसमें किसी भी प्रकार का एक निर्देश रखकर, एक सबस्टांस मतलब एक बात रखकर उसमें जो है आगे प्रोसेस की जाती है। तो ये और कुछ नहीं, हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ये क्या है, एक तरह की हम ये कहते हैं कि एक तरह की ग्रुपिंग है, लोगों का ग्रुप होना, एक जगह होना और किसी मत पे आना, किसी बात पर एकजुट होना, वही क्या है, एक तरह की सोसाइटी है। उसी चीज को हम सोसाइटी कहते हैं। बाकी हम जो इनकी साइंटिफिक डेफिनेशंस है उनकी भी बात करेंगे, जो अलग से जो वैज्ञानिक है इन्होंने किस प्रकार से इसको डिफाइन किया है। इसके अलावा हम कुछ कंसेप्ट्स देखने को मिलते हैं, जो रूरल सोसाइटी है उसमें कुछ कंसेप्ट देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देखोगे इनमें जो सोसाइटी होती है उसमें एक तो यूनिटी होती है, एकता देखने को मिलती है। ठीक है, सभी लोग एकजुट रहकर काम करते हैं। किसी भी हाल लाएंगे, ये हो सकता है कि किसी चीज को लेकर मतभेद होते हैं, लेकिन जो एंड रिजल्ट होता है उसमें सब लोग एक हो जाते हैं। ठीक है, सबको एक बात माननी पड़ती है कि मान लो दो ऑप्शन है किसी के पास भाई, या तो हम किसी भी काम को करने के दो ऑप्शन है। अब उन दो ऑप्शन में से कुछ लोग होंगे जो पहले वाले ऑप्शन के साथ में होंगे और कुछ लोग होंगे जो दूसरे वाले ऑप्शन के साथ में होंगे, लेकिन सोसाइटी के पास ऑप्शन एक ही है कि दोनों में से कोई भी एक चूज करना होगा। तो जो बहुमत होता है, जिसमें ज्यादा लोग होते हैं, जिसके साथ ज्यादा लोग जुड़ते हैं, वो निर्देश मान लिया जाता है। इसका मतलब ओवरऑल सोसाइटी की तरफ से वो एक ही निर्देश, जो एक ही डिसीजन है वो लिया जाता है, तो एकता आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। आगे बात समझ में, तो ये चीजें हैं जो हम डिस्कस करेंगे, बेसिक और बिल्कुल ही बेसिक कंसेप्ट जो हम आसपास में देखते हैं वो चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं रूरल सोसाइटी। ठीक है, अब पहले तो रूरल सोसाइटी की यदि हम ये बेसिक बातें हैं जो हम देख लेंगे, इसके अलावा हम आते हैं सबसे पहले डेफिनेशन पे। और डेफिनेशन जो अलग अलग ये मतलब वैज्ञानिक है इनके द्वारा दी गई है, लेकिन इनमें से आपको एक डेफिनेशन जो बहुत ही मुझे भी बहुत अच्छी लगी पर्सनली, वो आपको ध्यान रखना है। बाकी एक बार आप सबको देख सकते हो, ये यहां से देखो, यहां से सारी चीज समझ में आएगी। ये जो वैज्ञानिक है रूइटर, इनके अनुसार सुनो आप ये क्या कह रहे हैं, सोसाइटी क्या होती है।
ठीक है। जस्ट ए लाइफ इज नॉट ए थिंग, ठीक है। जिस प्रकार जिंदगी एक चीज नहीं है, कोई जिंदगी कोई चीज थोड़ी होती है कि मान लो कोई वस्तु की बात हो रही है, ठीक है, कोई जो है थिंग की मतलब हो गया एक तरह से भाई कोई चीज होना, कोई वस्तु होना, इस प्रकार की बहुत फिजिकल चीज नहीं है, ठीक है। बट ए प्रोसेस ऑफ लिविंग, जीने का एक तरीका है, ये क्या है, जीने की एक प्रक्रिया है, जीने का एक तरीका है, ठीक है। लाइफ क्या है भाई, जीने का एक तरीका ही है। हम किसी भी हिसाब से जिंदगी जी जाए इसका मतलब वो जिंदगी होती है, ऐसा तो है नहीं कि वो कोई और अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। सबका अलग अलग तरीका होता है, सबकी एक अलग अलग प्रक्रिया होती है। तो ये क्या है, एक प्रोसेस ऑफ लिविंग है जिंदगी। उसी प्रकार सोसाइटी इज नॉट ए थिंग, ये भी एक कोई वस्तु नहीं है, बट ए प्रोसेस ऑफ एसोसिएशन, एसोसिएटिंग यानी कि एक जगह जुड़ जाना, लोगों का एक मत पे आ जाना, इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, सोसाइटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो डेफिनेशन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, ठीक है। आई होप आपको भी ये चीज जल्दी से अच्छे से समझ में आएगी, बजाय क्योंकि मैंने और भी डेफिनेशंस पढ़ी थी लेकिन वो इतनी जो है अच्छी नहीं लगी जितनी ये बिल्कुल सिंपल और इजी डेफिनेशन है, ठीक है। किस प्रकार से समझोगे कि जिस प्रकार जिंदगी कुछ नहीं है, एक प्रक्रिया है जीने की, उसी प्रकार सोसाइटी भी कुछ नहीं होती है, एक एसोसिएट होने की यानी कि एक जगह आने की, एक निर्देश पे आने की एक प्रक्रिया होती है। भाई लास्ट में सोसाइटी में होता क्या है, कितने भी मत हो जाए, कोई भी कोई सी भी बात कह रहा हो, लेकिन सोसाइटी को लास्ट में एक निर्देश पे आना होता है, कोई भी एक काम करना होता है, ठीक है। तो एक काम पर आने के लिए लास्ट में वो कौन सी प्रक्रिया से गुजरते हैं, लास्ट में आकर वो एक ही चीज पे अटकते हैं, ठीक है, एक ही जो है बात करते हैं। इसका मतलब एंड प्रोडक्ट क्या होता है, उनका एक होता है। तो वही चीज आपको सोसाइटी में देखने को मिलती है, इस पूरी प्रक्रिया को ही हम सोसाइटी कहते हैं, ठीक है। और जनरली हम देखते भी हैं गाँव में, किसी भी मान लो गाँव में कोई मंदिर बनाना हो, ठीक है, गाँव में क्या करना हो, कोई मंदिर बनाना हो। अब गाँव के कुछ लोग कहेंगे कि मान लो पूर्व में रहने वाले लोग हैं, तो पूर्व वाले लोग कहेंगे कि इस तरफ कहीं पे मंदिर बनना चाहिए, ठीक है। दूसरी तरफ जो पश्चिम के लोग हैं वो कहेंगे कि मंदिर इस तरफ कहीं पे बनना चाहिए ताकि हमें जाने में आसानी हो, ठीक है। फिर लास्ट में इस तरफ वाले जो उत्तर वाले लोग हैं वो कहेंगे कि उत्तर में कहीं पे मंदिर बनना चाहिए, और जो मान लो दक्षिण वाले लोग हैं वो कहेंगे कि दक्षिण में कहीं पे मंदिर बनना चाहिए। ये सबके जो है सबके एक एक विचार है, सब अपने अपने विचार रखे रहे हैं कि यदि गांव में मंदिर बनाना है तो हम इनमें से कहीं पे कोई सी भी जगह मंदिर बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब 4 जगह मंदिर नहीं बन सकते, तो लास्ट में आना कहां पे है, एक जगह, कोई सी भी एक जगह चूज करनी पड़ेगी। अब मान लो ऑप्शन लोगों के पास, अब ये क्या करेंगे भाई, थोड़ा बहुत ये किसकेंगे, थोड़ा बहुत ये किसकेंगे, और थोड़ा बहुत तो मिडल में आकर एक मंदिर बन जाएगा। या मान लो यहाँ पर जगह नहीं है तो आसपास में कहीं पे मंदिर बन जाएगा, लेकिन एंड जो होगा वो एक ही होगा। लास्ट में कहीं ना कहीं एक जगह चूज करनी पड़ेगी जो कि मंदिर बनाने के लिए उपयोग में ली जाएगी। तो इस प्रकार ये एक प्रोसेस है, ठीक है। इसी चीज को हम सोसाइटी कहते हैं, इसी को क्या बोल रहे हैं, सोसाइटी कह रहे हैं। यही एक प्रक्रिया है जो आपको सोसाइटी दिखाती है, क्योंकि सबको पूछकर सबको की सहमति के द्वारा ये चीज हो रही है, इसका मतलब ये एक सोसाइटी है। यदि लोगों को पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लोगों को कुछ नहीं करना पड़ता, तो फिर वो सोसाइटी नहीं होती। तो रॉयटर के अनुसार जो सोसाइटी की डेफिनेशन है मुझे पर्सनली अच्छी लगी, आप भी इसको पढ़ना, आपको भी ये अच्छी लगेगी। बाकी और भी डेफिनेशंस दे रखी है जिनको आप समझ सकते हो, जैसे कि सोसाइटी, जो ये GH कोले, इनके अनुसार क्या है, सोसाइटी इज द कॉम्प्लेक्स ऑफ ऑर्गेनाइज्ड एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशन विद इन द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी है, एक पूरा समुदाय है, उसमें ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एसोसिएट साथ रहने वाले इंस्टीट्यूशंस, जो एसोसिएशंस है, लोगों की एसोसिएशन यानी कि एक समूह है, और इंस्टीट्यूशंस जो संस्थाएं हैं वो साथ में रहकर काम करती है, एक कम्युनिटी में रहती है, उसी को हम सोसाइटी कहते हैं। तो होने को ये भी डेफिनेशंस ठीक है, लेकिन मुझे पर्सनली वो अच्छी लगी थी। बाकी आप इनमें से कोई सी भी एक डेफिनेशन याद कर सकते हो, आपको जो है जो अच्छी लगे, जो बेस्ट लगे, वो कोई सी भी याद कर लेना। अब देखो आगे चलते हैं, एलिमेंट्स की बात करते हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि जो कोर चीजें हैं, कोर कैरेक्टर है जो एक सोसाइटी में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी सोसाइटी की हम बात करते हैं तो लोग एकजुटता रखते हैं, यानी कि उनमें यूनिटी देखने को मिलती है, ठीक है। एक चीज तो ये है। इसके अलावा वो कोई भी डिसीजन लेते हैं तब आपको देखने को मिलेगा कि लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में डिवाइड रहेंगे लेकिन लास्ट में एक हो जाएंगे, तो ये चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं जो कैरेक्टर्स के रूप में देखने को मिलेगी, उन सबको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है।
तो वर्ड सोसाइटी इज यूज इन ब्रॉड सेंस, इन लंबे सेंस में। ब्रॉड सेंस का मतलब हो गया एक बड़े, हम सिर्फ एक गांव की बात नहीं करते हैं सोसाइटी में, सिर्फ सोसाइटी में हम किसी मान लो बड़े शहर की बात नहीं करते हैं या किसी बड़े स्टेट की बात नहीं करते हैं, ये पूरे एक देश की भी हम कहते हैं इंडियन कम्युनिटी, इंडियन सोसाइटी ये भी बोलते हैं। अब पूरे देश को एक सोसाइटी में बांध रहे हैं, इसका मतलब ब्रॉड सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। सिर्फ हम ये नहीं कह सकते किसी गांव या किसी ढाणी के लिए, छोटे विलेज के लिए ही इसको काम में लेते हैं। सोसाइटी एक बड़ा वर्ड भी है, यानी कि बड़े सेंस में भी इसको काम में लेते हैं। हम कहते हैं कि अमेरिकन सोसाइटी, ठीक है, तो पूरी अमेरिका की बात हो रही है और वहां की सोसाइटी की बात हो रही है, ठीक है। सम टाइम वी नॉमिनेट ए वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन बाय द नेम ऑफ इंडियन सोसाइटी। देखो आपको देखने को मिलेगा इंडियन सोसाइटी, वेस्टर्न सोसाइटी। वेस्टर्न सोसाइटी का मतलब पूरा यूरोप आ गया। अब इतनी बड़ी जो पूरा यूरोप है उसको हम वेस्टर्न सोसाइटी के रूप में जान रहे हैं, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है तथा इसके साथ में ही एलिमेंट्स ऑफ सोसाइटी आर फॉलोइंग। इस प्रकार से हमें सोसाइटी में जो अलग अलग, कितनी ही बड़ी सोसाइटी क्यों ना हो, कितनी छोटी सोसाइटी क्यों ना हो, कुछ कोर थिंग्स है जो आपको देखने को मिलेगी, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगी। किस प्रकार से इक्वेलिटी देखने को मिलेगी, इसको हम यूनिटी भी बोल सकते हैं। इक्वेलिटी का मतलब वही है, एक समानता देखने को मिलेगी, ठीक है। इक्वेलिटी इज द प्राइमरी एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी में यदि इक्विलिटी नहीं है, समानता नहीं है, तो फिर आपको उस चीज को सोसाइटी कहने का कोई हक नहीं है, ठीक है। मान लो जो कुछ लोग हैं किसी डिसीजन पे अलग जा रहे हैं, अलग काम कर रहे हैं, कुछ लोग हैं अलग काम कर रहे हैं, तो फिर वो एक कम्युनिटी नहीं है, एक सोसाइटी नहीं है, ठीक है। वो अलग अलग 2 सोसाइटी या 3 सोसाइटी में बढ़ चुके हैं, चाहे वो छोटी छोटी सोसाइटी है, लेकिन वो अलग भागों में बढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से जब तक यूनिटी नहीं है तब तक आप किसी चीज को सोसाइटी नहीं बोल सकते, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा हम ये कह सकते हैं कि जो सोसाइटी मीन्स इक्वलिटी, ये तो चीज है। इनिशियली द फीलिंग ऑफ सोसाइटी वाज लिमिटेड टू एक्चुअल ब्लड रिलेशंस, बट द प्रेजेंट इट इज कंसिडर्ड इन ब्रॉडर सेंस ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल और वर्ल्ड। स्टार्टिंग में जब हम सोसाइटी का इस्तेमाल किया करते थे, जब सोसाइटी नया शब्द आया था, लोगों ने इसको जानना प्रारंभ किया था, तो सोसाइटी का मतलब हुआ करता था कि जो रिलेशन, जो ब्लड रिलेशन वाले लोग हैं, चाचा के, ताऊ के, ताई के, ठीक है, जो दूर दूर वाले रिलेशन वाले लोग हैं, ठीक है, जो एक दूसरे से कुछ ना कुछ ब्लड रिलेशन रखते हैं, वो ही एक कम्युनिटी, एक सोसाइटी बनाते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में यह हुआ करता था। उसके बाद में धीरे धीरे इस शब्द को और बढ़ाया गया, सिर्फ जो ब्लड रिलेशन है उसको छोड़कर देश में, स्टेट में, वर्ल्ड में इन चीजों को और फैलाया गया, इनको बड़े सेंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो इनइक्वालिटी ध्यान रखनी है आपको, एक कोर चीज है सोसाइटी की। आगे बात करते हैं, ठीक है। डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब दोनों चीजें आपको किस प्रकार से देखने को मिलेगी, आप कहोगे सर एक बार आप इनइक्वालिटी यानी कि हम कहते हैं समानता की बात करते हो, ठीक है, यूनिटी की बात करते हो, दूसरी तरफ आप बात करते हो डाइवर्सिटी की, यानी कि अलग अलग जो है, जो डाइवर्सिटी का मतलब क्या हुआ, विभिन्नता, अलग अलग चीजें। तो दोनों चीजें कैसे पॉसिबल है, तो दोनों पॉसिबल है सोसाइटी में, ठीक है। जैसे हम ये कहते हैं कि इंडिया में जो है डाइवर्सिटी खूब है, किस प्रकार से हम ये कहते हैं, इंडिया में आप नॉर्थ स्टेट में जाओगे तो आपको वहां पर अलग लैंग्वेज देखने को मिलते हैं, अलग रंग देखने को मिलता है, अलग रहने का ढंग देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा अलग पहनने का ढंग देखने को मिलता है। जब हम साउथ में जाते हैं तो साउथ में आपको अलग लोग देखने को मिलते हैं, अलग लैंग्वेज देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा अलग आपको और बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। लेकिन जब एक देश की बात आती है, पूरे देश की बात आती है, तो हम एकजुट होते हैं, एक जगह आ जाते हैं। इसका मतलब हम है एक कम्युनिटी, हम है एक सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी बोल सकते हैं, एक बड़ी सोसाइटी है, ठीक है। तो हमारे में यूनिटी है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे में डाइवर्सिटी भी है, ठीक है। कुछ विचारों में हम यूनिक है, एक जगह है, और कुछ विचारों में हम क्या है, अलग अलग प्रकार से, यानी कि जो हमारे पर्सनल मतभेद है, जो हमारी पर्सनल चीजें हैं, वो अलग हो सकती है, लेकिन जब देश की बात आती है तब हम एक है, ठीक है। तब हम कैसे हैं, एक है। इसका मतलब कोई डिसीजन लेना हो, मान लो प्रधानमंत्री बनाना हो देश का, तो हम एक हो जाते हैं, किसी एक इंसान को हम प्रधानमंत्री, पीएम बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये एकता है। और जहां पर हम अपने जो पर्सनल चीजों की बात करते हैं, जैसे पहनने की बात करते हैं, खाने की बात करते हैं, बोलने की बात करते हैं, तब हम अलग हो सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो डाइवर्सिटी भी होना जरूरी है और यूनिटी भी होना जरूरी है, इक्वलिटी भी होना जरूरी है, समानता भी होना
जरूरी है। ठीक है, तो दोनों चीजें आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगी। इक्वलिटी एज इक्वलिटी आल्सो डज नॉट द मीन देयर इन नो एक्सप्रेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ थॉट इन द सोसाइटी। मतलब इन ये जो इक्वलिटी है इसका मतलब ये नहीं है कि आप बंध चुके हो, आप अपने विचार ही व्यक्त नहीं कर सकते, ये मतलब नहीं होता है इक्वलिटी का। इक्वलिटी का मतलब सीधा सा ये है कि किसी भी विचार पे हम एक है। जब कोई विचार एक विचार देना होता होगा तब हम एक हो जाएंगे, बाकी हम अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। मान लो जब हम मंदिर बनाने का एग्जाम्पल ले रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं कि लोग अपने अपने विचार प्रकट कर सकते हैं कि उत्तर में बनाना चाहिए, उत्तर में जगह भी है, इसके अलावा सभी लोग पास में भी पढ़ते हैं। ठीक है, इस प्रकार के अलग अलग मतभेद हो सकते हैं। कोई दूसरा इंसान कह सकता है कि नहीं पश्चिम में बनना चाहिए, क्यों? क्योंकि वहां पर क्या है कि जो एरिया है वो ज्यादा बड़ा है, या मान लो वहां पर पॉपुलेशन कम है, इसकी वजह से जो है आने जाने में किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे कुछ भी किसी भी प्रकार के कोई भी मतभेद हो सकते हैं, तो ये चीजें देखने को आपको मिलती है। तो दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि सोसाइटी में दूसरी चीज क्या देखने को मिलती है, डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और ये चीज भी आप ध्यान रखोगे कि जो सोसाइटी है उसमें आपको जो इक्वलिटी और साथ में जो इनइक्वलिटी है यानी कि डाइवर्सिटी है, दोनों ही टुगेदर साथ में देखने को मिलती है। ये पैरेलली चलती है। हम कुछ चीजों में साथ हो सकते हैं, कुछ चीजों में हम अलग हो सकते हैं, और एक हम आइडियल सोसाइटी उसी को मानते हैं जिसमें मतभेद हो और समानता भी हो, दोनों चीजें देखने को मिले। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखोगे। कोऑपरेशन, कोऑपरेशन का मतलब हो गया किसी काम को करने के लिए हम साथ आ जाए। ठीक है, ऑल द पीपुल ऑफ सोसाइटी कोऑपरेट विथ ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे को सहायता करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, सहयोग करते हैं। ठीक है, द फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन is clearly visible even the between man and woman of the same family। एक ही जो फैमिली है उसके मैन और फीमेल में किसी प्रकार का कोई मतभेद नहीं है, उनमें कोऑपरेशन यानी कि सहयोग करने की भावना है। इसके अलावा जो सोसाइटी है उसमें भी लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। मान लो किसी को कोई इमरजेंसी आ गई, किसी को कोई काम है, तो दूसरा कोई उसकी सहायता कर देता है, चाहे वो पैसों के संबंध में हो, चाहे वो और कोई काम के संबंध में हो, कहीं जाने आने के संबंध में हो, किसी भी प्रकार का कोई काम होता है तो सोसाइटी में जो है कोऑपरेटिव भावना होनी चाहिए, लोगों में सहायता करने का जो एक तरह से हम कहते हैं कि सहायता करने का जो विचार है वो होना चाहिए, लोग हमेशा सहायक होने चाहिए। ठीक है, ये चीज आपको सोसाइटी में देखने को मिलेगी। इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, किसी भी काम को हम, क्योंकि जब एक ही इंसान सर्वोपरि हो जाएगा, सभी प्रकार के काम खुद के वो ऐसे समझने लग जाएगा कि मैं मेरे सारे काम मैं अकेला कर लूंगा, मैं ही कर लूंगा। ठीक है, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, इसका मतलब वो सोसाइटी का जो है पार्ट नहीं है फिर। ठीक है, वो अपनी अलग सोसाइटी बनाना चाहता है, वो अपना एक अलग फैमिली बनाना चाहता है, वो किसी के साथ रहना नहीं चाहता है, इसका मतलब वो सोसाइटी का पार्ट नहीं है। जब हम इंटरडिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, उसी का नाम सोसाइटी है, वही चीज देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये चीज है। इंटरडिपेंडेंट इज ए कंसीडर्ड एज ए एसेंशियल एलिमेंट इन बिल्डिंग सोसाइटी। किसी भी सोसाइटी को बनाने के लिए इंटरडिपेंडेंस होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब लोग डिपेंड नहीं रहेंगे तो फिर वो साथ में नहीं रहेंगे, फिर उनको किसी की जरूरत ही नहीं है। अरे मान लो मुझे किसी की जरूरत ही नहीं है, मैं अपने आप में पूर्ण हूं, मुझे ना ही किसी प्रकार की कोई पैसों की सहायता चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई रिलेशन चाहिए, ना ही किसी प्रकार की कोई सहायता, या मान लो कोई कोऑपरेशन, कोई रिलेशन, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं चाहिए, तो फिर वो सोसाइटी का जो है भाग नहीं हो सकता, वो एक अलग ही अपना अकेला ही रहेगा। ठीक है, उसको कोई सोसाइटी से मतलब नहीं है, वो सोसाइटी में नहीं आएगा। ठीक है, सोसाइटी में है इसका मतलब वो इंटरडिपेंडेंट है एक दूसरे पे, वो किसी की सहायता करता है, उसकी कोई सहायता करता है, इस प्रकार का एक रिलेशन देखने को मिलता है। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि हम बात करते हैं, यदि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें, वो भी इंटरडिपेंडेंट है। जैसे नाटो का नाम सुना होगा, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है। किस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है ये? इस प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है कि जो वेस्टर्न जो देश है उन्होंने ये समूह बना रखा है कि जब हमें आवश्यकता होगी, किसमें, युद्ध के क्षेत्र में, या मान लो फाइनेंशियल क्षेत्र में, किसी भी प्रकार से कोई मान लो किसी देश पे युद्ध के लिए
कोई अटैक करता है तो हम सब मिलकर उसको जवाब देंगे, साथ में रहेंगे, ठीक है। या मान लो फाइनेंशियल कोई कंडीशन खराब होती है किसी देश की, तो अदर देश उसको क्या करेंगे, एड प्रोवाइड करवाएंगे, उसको सहायता प्रोवाइड करवाएंगे। तो इस प्रकार का कोई जो है संघ बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही संघ आपको सार्क देखने को मिलेगा, ये साउथ एशिया का एक संघ है, ठीक है। एशिया के जो देश हैं वो मिलकर एक संघ बना रखे हैं, एक समूह बना रखा है, एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है, जिसमें सब एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। कोई भी ऐसा नहीं है कि अकेला है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई भी देश नहीं होता है, ठीक है। तो ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये कोर चीज है, सबसे कोर चीज है कि आप सोसाइटी में रहोगे तो इंटरडिपेंडेंट रहोगे, आपको कहीं ना कहीं सोसाइटी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। ये चीज देखने को मिलेगी। सोसाइटी इज शेपलेस, शेपलेस का मतलब कोई आकृति नहीं होती है, ठीक है। अभी हमने बात की कि एक ग्रामीण इलाके में एक छोटी सी सोसाइटी भी हो सकती है और पूरे देश के स्तर पे इंडियन सोसाइटी यानी कि बड़ी सोसाइटी भी हो सकती है। इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है कि आप 50 लोगों के एक समूह को, जो 50 लोगों का एक ग्रुप है उसको सोसाइटी कह रहे हो, या 100 लोगों का एक ग्रुप है उसको सोसाइटी कह रहे हो, या 1 करोड़ लोगों का एक ग्रुप है उसको सोसाइटी कह रहे हो। ये कोई लिमिट बनाई नहीं है, ऐसा कहीं पे नहीं है कि 50 को कहोगे या 100 को कहोगे, ऐसा कहीं पे नहीं देखने को मिलता है। इसका मतलब सोसाइटी की ना तो कोई सबसे जो है लिमिट है कि कितनी बड़ी होनी चाहिए, कितनी छोटी होनी चाहिए, इस प्रकार की कोई लिमिट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, जो सोसाइटी है वो शेपलेस है, उसकी कोई आकृति नहीं है। ऐसा नहीं कह सकते स्मॉल सोसाइटी, बिग सोसाइटी, मिडिल सोसाइटी, इस प्रकार का कोई शब्द हम यूज में नहीं ले सकते क्योंकि ऐसा कुछ बना ही नहीं है, ठीक है। आगे बात समझ में, द साइज ऑफ सोसाइटी इज नॉट लिमिटेड, दैट इज देयर इज नो फिक्स लिमिट ऑफ इट, दिस इज जस्ट ए नेम ऑफ सोशल रिलेशंस, इट हैज नो शेप। सिर्फ लोगों का एक रिलेशन होता है, लोगों का एक दूसरे से जुड़ाव होता है, बाकी कोई आकृति नहीं होती है। ये चीज देखने को मिलती है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सोसाइटी की कौन कौन सी चीजें ध्यान रखनी है आपको, एक तो इक्वलिटी का ध्यान रखना है, इनइक्वलिटी बोलते हैं हम, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है। डाइवर्सिटी का ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके अलावा हम ये कहते हैं कि इंटरडिपेंडेंट होते हैं, क्या होते हैं, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। और हम ये कहेंगे कि सोसाइटी कैसी होती है, शेपलेस होती है, उसकी कोई आकृति नहीं होती है। लोग जो है वो उनमें एकता होती है, एकता होने के बावजूद भी उनके विचार अलग अलग हो सकते हैं, उनमें डाइवर्सिटी होती है। इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, ठीक है। और शेपलेस यानी कि किसी प्रकार की कोई भी आकृति नहीं पाई जाती है। और कोऑपरेशन, सहयोग की भावना होती है, लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं। जब कम्युनिटी में रहते हैं, सोसाइटी में रहते हैं, तो एक दूसरे की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। इस प्रकार का नेचर सोसाइटी में देखने को मिलता है। तो सोसाइटी की ये जो 5 एलिमेंट है, 5 कैरेक्टर है, इनको आप विशेष रूप से ध्यान रखोगे। पूछा जा सकता है कि किसी सोसाइटी के कैरेक्टर्स के बारे में बताइए, ठीक है। तो पांचों चीजों के बारे में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। यहाँ से बढ़िया बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि सोसाइटी क्या होती है, डेफिनेशन बताइए और साथ में उसके कैरेक्टर्स, उसके एलिमेंट्स के बारे में अच्छे से समझाइए। तो आपको हेडिंग डाल के अच्छे से समझा के आना है, ठीक है। अब बात करते हैं रूरल और जो अर्बन सोसाइटी है, ठीक है। क्योंकि हम ये कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो सोसाइटी बनाकर रहते हैं एक ग्रामीण एरिया में, जहां पर जो गांव की बसावट है, प्रकृति से जुड़ाव ज्यादा है, ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ आपको जो अर्बन सोसाइटी है वो देखने को मिलती है। अब देखो, दोनों में अंतर समझने से पहले हम एक बार ये देख लेते हैं कि जो लिविंग का तरीका है लोगों का, वो गांव में किस प्रकार का है और शहरों में किस प्रकार का है, ठीक है। ये मान लो कोई शहर की सोसाइटी है और ये ग्रामीण सोसाइटी है। यहाँ पर लोग रहते हैं, ये बहुत सारे परिवार हैं जो गांव में बसे हुए हैं। ये एक शहर है, शहर में थोड़े सिस्टेमेटिक तरीके से बसे हुए हैं, रोडों के पास में ऐसे बसे हुए हैं, ठीक है। इसके ऐसे है, ठीक है। ये आपकी ग्रामीण जो है वो जो हम कहते हैं अर्बन सोसाइटी, शहरी सोसाइटी है। और ये आपको देखने को मिलेगी। अब देखो, रूरल में क्या होगा, मुख्य रूप से जो लोग पैसा कमाएंगे वो फार्मिंग से कमाएंगे। किससे कमाएंगे, फार्म से कमाएंगे। फार्म में जाएंगे यानी कि फार्मिंग करेंगे, खेती करेंगे, फिर पैसा आएगा। यहाँ पर लोग मुख्य रूप से जॉब करेंगे, ठीक है। और जॉब भी किस प्रकार की जॉब होगी, जैसे कोई आईटी से संबंधित जॉब हो गई, किसी सेल्स से संबंधित जॉब हो गई, मार्केटिंग से संबंधित जॉब हो गई, ठीक है। जो सर्विस से संबंधित जॉब होती है वो। इसके अलावा खुद के बिजनेस हो सकते हैं, खुद के छोटे बिजनेस हो सकते हैं।
ये चीजें देखने को मिलती है। कोई दुकान हो गई, कोई बड़ा वेंचर हो गया, ये चीजें देखने को मिलती है। यहाँ पर जो फार्म है उसके अतिरिक्त प्रकृति से जुड़ी हुई और बहुत सारी चीजें जैसे कि फिशरी कर ली, एनिमल हस्बेंड्री कर ली, ये प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। और स्मॉल बिजनेस भी देखने को मिलते हैं, कुछ मात्रा में स्मॉल बिजनेस भी जिनकी संभावना बहुत कम होती है, बिजनेस भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा और क्या देखने को मिलता है, यदि हम जो गांव है इनमें मुख्य रूप से देखें तो आपको थोड़ी सी यूनिटी ज्यादा देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? यूनिटी शहरों के बजाय गांवों में ज्यादा देखने को मिलेगी। आपने ऑब्जर्व भी किया होगा, जब कोई भी चीज होती है, कुछ भी होता है, तो जो गांव के लोग होते हैं वो एक साथ आते हैं हर चीज पे, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज पर जो है गांव वाले लोग एक साथ आते हैं। शहरों में पास वाले जो मान लो कोई जो ऑथेंटिक चीजें होती है उनसे रिलेशन रखते हैं, बाकी मान लो जो पास पड़ोस है, पड़ोसी है, उसमें क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इतना ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, ये चीज आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा ट्रेडिशंस की बात करें, यदि हम ये कहते हैं कि जो एक तरह का विश्वास होता है या जो पुराने रीति रिवाज है उनको मानने की बात करें, तो गांवों में लोग पुराने रीति रिवाज को ज्यादा मानते हैं। शहरों में लोग मॉडर्न हो गए हैं, इतने पुराने ख्यालात वाले नहीं है, पुरानी चीजों को नहीं मानते हैं। ठीक है, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो इन्हीं के आधार पर हम क्या करेंगे, अब जो है डिफरेंस देखेंगे दोनों सोसाइटी में, मुख्य रूप से जो अपनी रूरल कम्युनिटी है, रूरल सोसाइटी है उसमें, और दूसरा हम देखेंगे जो अपना हम कहते हैं अर्बन सोसाइटी की बात कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर खूब सारे अंतर दे रखे हैं। इसमें आप ऐसे भी कर सकते हो कि यदि आपको ऐसे पूछ लिया जाए कि अर्बन सोसाइटी और रूरल सोसाइटी किस प्रकार से अलग है समझाइए, तब आप यहाँ से क्वेश्चन जो है यहाँ से आंसर दे के आओगे। या आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि रूरल सोसाइटी क्या है, ठीक है, इसके कैरेक्टर्स बताइए और कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बात कीजिए। ठीक है, तो फीचर्स फिर आप यहाँ से उठाओगे। यदि ऐसा ही क्वेश्चन आपको कहां से पूछा जा सकता है, अर्बन सोसाइटी से पूछा जाता है, तो फिर आप सारी चीजें यहीं से उठाओगे, क्योंकि यहाँ पर आपको बिल्कुल इंडेक्स में दिया गया है, अच्छी चीजें समझाई गई है, तो वो चीजें आप यहाँ से लिख कर आओगे। आगे ही बात समझ में। अब हम बात करते हैं जनरल एनवायरमेंट एंड ओरिएंटेशन टू नेचर। नेचर के प्रति जो अपना लोगों का झुकाव है, या मान लो जो एनवायरनमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं वो किस में ज्यादा होती है। तो बेसिक सी चीज है, खेती करते हैं, गाँव में रहते हैं, इसके अलावा खेत में जाते हैं, तो प्रकृति से जो जुड़ाव है, एनवायरनमेंट से जो पर्यावरण से जुड़ाव है वो किस में ज्यादा होगा, ग्रामीण लोगों में ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, तो क्लोजली एसोसिएट विद नेचर, नेचर के साथ जुड़े हुए होते हैं। डायरेक्टली अफेक्ट टू नेचर एलिमेंट लाइक रेन से प्रभावित होते हैं, ड्रॉट से प्रभावित होते हैं, हीट से प्रभावित होते हैं ऑन देयर लाइव्स। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब होता है नेचर से जुड़े हुए होते हैं और काम भी ऐसे करते हैं जो अब उनका वर्किंग डे होता है या मान लो वर्क करने का जो तरीका होता है वो इस प्रकार का है कि यदि वहां पर बारिश होती है तो भी प्रभावित होंगे, बारिश नहीं होगी तो भी प्रभावित होंगे, टेम्परेचर बढ़ता है तो भी प्रभावित होंगे, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। शहरों में इस प्रकार की चीजें जो है कम देखने को मिलती है। रिमोट फ्रॉम नेचर, नेचर से थोड़े दूर है, और प्रीडोमिनेंस ऑफ मैन मेड एनवायरनमेंट, यानी कि मुख्य रूप से आदमी द्वारा बनाया गया एक एनवायरनमेंट है। मैन मेड का मतलब है मुख्य जो करता धरता है वो कौन होता है, आदमी होता है। ठीक है, और इसके अलावा मैन मेड एनवायरनमेंट का मतलब यहाँ वो नहीं है, सॉरी फॉर दैट, मैन मेड एनवायरनमेंट का मतलब है कि आर्टिफिशियल चीजों से जुड़ाव ज्यादा है। ठीक है, जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनी हुई है वहां पर नेचर से कोई संबंध नहीं है लोगों का। ठीक है, नेचर से कम जुड़े हुए हैं, तो वो चीज देखने को मिलती है। आगे बात समझ में। तो जो नेचर से जुड़ाव होता है वो यहाँ पर क्या है, कम है। कोई भी ऑक्यूपेशन यदि वो काम भी करते हैं तो इस प्रकार का नहीं करते हैं कि वहां पे जो नेचर से जुड़ाव हो, वो ऐसे काम करते हैं जो मेन मेड एनवायरनमेंट होता है। मान लो कोई ऑफिस बना दी, वहां पे एसी चला दी, ठीक है, टेबल कुर्सी, इसके अलावा कंप्यूटर, इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। जबकि आप गाँव में जाओगे तो भैंस है, इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं, खेती है, ये चीजें देखने को मिलती है। तो ये अलग जो है फीलिंग होती है, नेचर से जुड़ी हुई फीलिंग होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑक्यूपेशन की। ठीक है, जो मुख्य काम होता है वो क्या है, तो यहाँ पर मेजर ऑक्यूपेशन आपको फार्मिंग देखने को मिलेगा। नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन आर सेकेंडरी
इंपॉर्टेंस, यानी कि उनका इतना इंपॉर्टेंस नहीं होता है। जो मेन काम होता है वो कृषि से जुड़ा हुआ, एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ होता है, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, चाहे क्रॉप प्रोडक्शन हो, किसी भी प्रकार की चीज हो, लेकिन कृषि से जुड़ी हुई चीजें होती है, एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई चीजें होती है। दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ जॉब आर नॉन एग्रीकल्चरल एंड स्पेशलाइज्ड। स्पेशलाइज्ड का मतलब हो गया कुछ जो है स्पेसिफिक काम करते हैं, जैसे कंप्यूटर से संबंधित काम करते हैं, कोई लॉ से संबंधित काम करता है, कोई सर्विस से संबंधित काम करता है, कोई आईटी से संबंधित काम करता है। इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, यानी कि स्पेशलाइज्ड जो ग्रुप होते हैं वो ज्यादा है और नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर है, ठीक है, ऐसे सेक्टर कम है कि वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हो, ठीक है। इस प्रकार की चीजें देखने को हमको शहरों में देखने को मिलती है। वर्किंग कंडीशंस की बात करें, काम करने के जो कंडीशंस है उनकी बात करें, तो ये तो खेत में जाएंगे, खुला मौसम है, चारों ओर मस्त हवा चल रही है, धूप गिर रही है, ठीक है, ठंडी ठंडी सुबह सुबह हवा चल रही है, शाम के टाइम पे ठंडी हवा चल रही है। इस प्रकार की खुली कंडीशन है, बिल्कुल ओपन कंडीशन, ठीक है। यहाँ पर आपको ये नहीं देखने को मिलेगा। यहाँ पर रहना भी है तो एसी चला के रहना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी बहुत ज्यादा लगने वाली है। प्राकृतिक हवा से कोई संबंध नहीं है, प्रदूषण भरा जीवन है, ठीक है। चारों ओर अभी आप दिल्ली की इनकी कंडीशन देखो, दिल्ली में हम ये कहते हैं कि वो जो मापने वाला, जो प्रदूषण को मापने वाला जो यंत्र होता है वो 400 पार जा रहा है, ठीक है, जो है वो उसकी जो यूनिट्स है वो 400 के ऊपर जो है वो दिखा रहा है। हम ये कहते हैं कि जो एक सिगरेट होती है उसके लगभग 63 यूनिट जो है प्रदूषण होता है। उसका मतलब यदि हम उसको मापना चाहिए, प्रदूषण को मापना चाहिए, तो सिगरेट से भी खतरनाक श्वास लेना अभी दिल्ली में ये कंडीशन चल रही है, ठीक है। इसका मतलब शहरों में जो आपको है एनवायरमेंट शुद्ध नहीं देखने को मिलता है, एयर में बिल्कुल भी जो है शुद्धता नहीं है, प्योरिटी नहीं है, फिर भी वहां पर लोगों को रहना पड़ता है, एक बंद जो है कंडीशन में रहना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या हुआ, वहां पर ना फ्रेश एयर देखने को मिलती है, ना ही नेचर कंडीशन देखने को मिलती है। वर्किंग इज क्लोज एनवायरमेंट, वर्किंग जो है आपको अधिकतर ऐसी जगह, कोई ऑफिस बना रखी है, ऑफिस में काम करो, कोई वेयर हाउस बना रखा है उसमें काम करो, ओपन कंडीशन बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ओपन कंडीशन देखने को मिलती है। गांव में जो है आपको जो खेत होंगे वो बिल्कुल ओपन रहेंगे, चारों ओर से खुले हुए, ठंडी हवा चल रही है, ठीक है, फसल लहला रही है, फूल उड़ रहे हैं, ये प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये है। अब बात करते हैं फैमिली की। अब जो अर्बन फैमिली है और जो अपनी सोसाइटी है, दोनों में किस प्रकार की फैमिलीज होती है उनकी बात करें। वर्क एज ए यूनिट, मोर यूनिट इंटीग्रिटी एंड मोर कॉन्टेक्ट बिटवीन मेंबर्स, ठीक है। ये जो फैमिली होती है, अधिकतर हम ये कहते हैं कि ग्रामीण जो फैमिली होती है वो सभी लगभग किससे जुड़े हुए होते हैं, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। मान लो 5 परिवार में मेंबर है तो पांचों ही क्या करेंगे, लगभग एग्रीकल्चर से जुड़ा हुआ काम करेंगे। कोई मान लो जो है एनिमल हस्बेंड्री से संबंधित काम करेगा, कोई है जो खेत में जाएगा, ठीक है, कोई खाना बनाकर खेत में लेकर आएगा, खाना बनाने का काम कर रहा है, मतलब होता उन्हीं से संबंधित काम है, ठीक है। कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत डिफरेंट अलग प्रकार का कोई ऑक्यूपेशन करते हैं, सब मिलकर एकजुटता के साथ एक जैसे काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको अलग अलग ऑक्यूपेशन देखने को मिलते हैं। मान लो जो पिताजी है वो कोई सर्विस करते हैं, बेटा है वो कोई बिजनेस करता है, ठीक है, अंकल है वो कोई और बिजनेस, कोई अलग मान लो दुकान खोल रखी है, या मान लो कोई छोटा सेल्स का काम करते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग जो काम मिल जाए वही काम कर लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार की चीजें यहाँ पर देखने को मिलती है। कॉन्टेक्ट इज लेस बिटवीन मेंबर्स, जो मेंबर्स होते हैं वो भी सुबह अपना उठेंगे, टिफिन निपन पैक करेंगे, काम पे चले जाएंगे, काम करेंगे, वापस आएंगे, खाना वाना खाएंगे, थोड़ी बहुत बातें करेंगे और सो जाएंगे। इस प्रकार का एक बेसिक जो है वो देखने को मिलता है, ठीक है, दिनचर्या। जबकि यहाँ पर आपको जो है कॉन्टेक्ट ज्यादा देखने को मिलेगा। खेत में भी जा रहे हैं तो साथ साथ जाते हैं, ठीक है, पास पास में मान लो जो 2 परिवार है उनके पास पास में खेत है तो साथ साथ जाएंगे, फिर शाम को काम करके साथ साथ आएंगे। तो इस प्रकार के जो है कॉन्टेक्ट ज्यादा होता है, लोग हाल चाल पूछते रहते हैं, और भाई कैसा है, मजे में है, ठीक है। इस प्रकार की चीजें ज्यादा देखने को मिलती है। यदि शहरों में कोई हालचाल पूछता भी है तो अधिकतर फोन पे पूछे जाते हैं, भाई कैसा है, क्या कर रहा है, सब बढ़िया है ना। इस प्रकार की चीजें शहरों में देखने को मिलती है, ठीक है। जो फिजिकली मिलना होता है वो कम ही होता है लोगों का, ये चीजें देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं साइज ऑफ कम्युनिटी, ठीक है। साइज ऑफ कम्युनिटी की बात करें तो सीधी सी बात है कि गांव के लोग जो हैं उनके पास मुख्य रूप से आपको कम साइज देखने को मिलेगी। एग्रीकल्चरलिज्म एंड साइज ऑफ कम्युनिटी आर नेगेटिवली कोरिलेटेड,
कम्युनिटी इज स्मॉल इन साइज, लैंड टू मेन रेशियो इज हायर। ठीक है, ये इस चीज को समझो, लैंड टू जो रेशियो है वो किस प्रकार से, लैंड टू मेन रेशियो है वो किस प्रकार से हाई है। देखो लोग जो है वो मान लो 15 लोगों का एक समूह है, 20 लोगों का एक समूह है, इस प्रकार से कम। और गांव भी छोटे गांव देखने को मिलते हैं, मान लो 5 घर का गांव है, 6 घर वाला गांव है, छोटे गांव देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो कम्युनिटी जो है या हम ये कहते हैं सोसाइटी की जो साइज है वो तो कम है। ठीक है, लेकिन प्रत्येक आदमी के पास जो जमीन है वो ज्यादा है। ठीक है, शहरों की तुलना में लोगों के पास गांव में जमीन ज्यादा है। शहरों में क्या होते हैं कि छोटा सा एक फ्लैट होता है, या मान लो एक हम ये कहते हैं प्लॉट होता है छोटा सा, उस प्लॉट में मकान बना लेते हैं और उसी में रहते हैं। ठीक है, और उनके पास खेती करने के लिए कुछ खास जगह होती नहीं है। ठीक है, अब यदि हम बात करें इधर चले गांवों की तरफ, तो गांवों में आपको एक बड़ी जमीन देखने को मिलती है, 1 हेक्टेयर किसी के पास है, किसी के पास 2 हेक्टेयर है, किसी के पास 2 बीघा है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा जमीन देखने को मिलती है शहरों की तुलना में। तो यहाँ पर क्या है, जो सोसाइटी देखने को मिलेगी वो लार्ज देखने को मिलेगी, लेकिन पर जो कैंडिडेट है उस हिसाब से यदि लैंड देखे तो लैंड कम रहती है लोगों के पास। ठीक है, और यहाँ पर आपको लैंड ज्यादा देखने को मिलेगी, कम्युनिटी छोटी देखने को मिलेगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन की बात करें तो जो डेंसिटी है यानी कि पॉपुलेशन कहाँ ज्यादा रहती है, तो गांवों में तो स्वाभाविक सी बात है लोग कम रहते हैं, और शहरों में लोग ज्यादा रहते हैं। शहरों में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा देखने को मिलती है, हाई डेंसिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, मेटेरियल पजेशन, ये इसका मतलब समझो आप, लोग जो है प्रकृति से जुड़ाव कम रखते हैं, ये तो हम जानते ही हैं। दूसरी तरफ जो सामान से जो अट्रैक्शन है, गाड़ी ले लेना, इसके अलावा फोन ले आना, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें जो दैनिक आवश्यकता की चीजें होती है वो लोग शहरों में ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, शहरों में क्या होता है, जो मटेरियल चीजें हैं वो ज्यादा, मटेरियलिस्टिक चीजें होती है वो ज्यादा खरीदते हैं, गांव वाले ऐसा कम करते हैं। ठीक है, लोगों के पास गांव में देख लो, हम ये कहते हैं कि एक परिवार में एक साधन होना स्वाभाविक है, सिर्फ एक परिवार में एक जो है बाइक या मान लो एक कार या मान लो एक ट्रैक्टर देखने को मिलता है। वहीं हम दूसरी तरफ शहर की तरफ चले तो जो मान लो पिताजी है उनके पास, क्योंकि उनको जॉब जानी है तो अलग से वो अपनी एक वो है साधन रखते हैं। दूसरी तरफ बेटा है वो मान लो बिजनेस कर रहा है, उसको अलग से एक साधन रखना पड़ता है। ठीक है, या मान लो ट्रांसपोर्ट हम कहते हैं मुख्य रूप से बस से, इनसे जाना पड़ता है, फिर भी 1 या 2 जो है आपको साधन तो देखने को मिलेंगे, बाइक या गाड़ी देखने को मिलेगी। इसके अलावा मोबाइल की बात कर लो, कंप्यूटर की बात करो, और बहुत सारी बेसिक चीजें हैं जिनकी जो है ग्रामीण लोगों को आवश्यकता नहीं होती है, वहां पर ज्यादा आवश्यकता होती है, लोग ज्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की चीजें देखने को मिलती है, ये आपको ध्यान रखना है। होमोजेनिटी एंड हेटेरोजेनिटी, इसका मतलब क्या हुआ, वो एकता की बात है। जो ग्रामीण लोग हैं वो किसी भी दृष्टि से, कैरेक्टर से सेम लगते हैं, एक जैसा उनका पहनावा होता है, एक जैसी बोली होती है और एक जैसा ही खान पान होता है। ठीक है, ये किस में देखने को मिलता है, ग्रामीण लोगों में। जबकि हेटेरोजेनेसिस किस में देखने को मिलेगा, जो शहरी लोग हैं वहां पर, क्योंकि वहां पर अलग अलग जगह से आकर बसते हैं लोग बाग। ठीक है, तो अलग अलग ही उनकी बोली होती है, अलग अलग ही उनका पहनावा होता है, अलग अलग ही उनका खान पान होता है, ये चीजें अलग अलग देखने को मिलती है। ठीक है, तो जो हेटेरोजेनेसिटी होती है वो किस में ज्यादा होती है, वो शहरों में ज्यादा होती है, और गांवों में आपको कम देखने को मिलेगी। ठीक है, ये चीज आप ध्यान रखोगे। सोशल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो मोस्ट ऑफ इंस्टीट्यूशन आर ए नेचुरल आउटग्रोथ ऑफ रूरल सोशल लाइफ, लेस ऑफ इनेक्टेड। ठीक है, इसके अलावा यानी कि जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हैं वो यहाँ पर ज्यादा होती है, और न्यूमरस इनेक्टेड इंस्टीट्यूशन, इसके अलावा अलग अलग प्रकार के जो इंस्टीट्यूशंस है वो शहरों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये चीजें हैं। इसके अलावा वो और बहुत सारी हायरार्की क्या होती है, किस प्रकार से लेस नंबर कम होता है, मिडिल एंड अपर क्लास जो है 3, क्योंकि हम इनको जो है यदि बांटना चाहिए, जो गांव के लोग हैं उनको बांटना चाहिए, तो हम यदि मान लो उनकी इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर बांटे या किसी भी प्रकार से बांटना चाहिए तो हम ये कहेंगे कि लोअर, मिडिल और अपर क्लास के लोग हो गए। ठीक है, लेकिन शहरों में हम इनको ज्यादा बड़ी क्लासों में बांटेंगे, अपर क्लास हो गई, अपर मिडिल क्लास हो गई, अपर लोअर क्लास हो गई, मिडिल अपर क्लास हो गई। ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग क्लासें बनती हैं और बहुत सारी क्लासों में इनको बांटना पड़ता है। तो हायरार्की जो होती है इनमें ज्यादा होती है और गाँव में
कम देखने को मिलती है। बाकी और बेसिक चीजें हैं बहुत सारी, जैसे सोशल कॉन्टेक्ट एंड टाइप की बात करें तो सोशल कॉन्टेक्ट किस प्रकार से होता है, लोग जो है लेस नंबर और सोशल इंटरेक्ट इज नेरो, यानी कि लोगों का जो जुड़ाव होता है वो सोशल यानी कि एक दूसरे से मिलना जुलना ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा जो सोशल इंटरेक्शन होता है वो कम होता है। प्राइमरीली कॉन्टेक्ट आर मोर, ठीक है, प्राइमरीली जो कॉन्टेक्ट होता है वो मोर होता है। पर्सनल एंड रिलेटिव ड्यूरेबल रिलेशंस होते हैं। मेन इज इंटरेक्टेड एज ए ह्यूमन, जो मुख्य रूप से हम ये कहते हैं कि इनमें क्या देखने को मिलता है कि ये जो चीजें हैं सोशल कॉन्टेक्ट की बात करें और टाइप की बात करें तो ये शहरों से बिल्कुल इनमें अलग देखने को मिलेगा। शहरों में आपको लार्ज नंबर में क्या देखने को मिलेगा, सोशल कॉन्टेक्ट देखने को मिलेंगे, लोग ज्यादा लोगों से मिलते हैं, अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलते हैं। यहाँ सदस्य से मिलना या पड़ोसी से मिलना ये वो चीज नहीं है। सोशल कॉन्टेक्ट का मतलब है कहाँ तक अपनी पहुंच है, जानकारी कहाँ तक है, उसकी बात है। तो शहरों में क्या होता है, लोगों की जानकारी ज्यादा होती है, एक दूसरे से मिलते रहते हैं काम के सिलसिले में किसी भी प्रकार से, तो इनकी जानकारी ज्यादा होती है। गांव में क्या होता है, एक गांव के अलावा ज्यादा बाहर जाते नहीं हैं लोग, तो लोग बाहर के जो लोग हैं उनसे जुड़ाव कम होता है। तो ये जो कॉन्टेक्ट है ये कम है शहरों वो ग्रामीणों में, और शहरों में इस प्रकार का जो कॉन्टेक्ट होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है सोशल कॉन्टेक्ट में, ठीक है। बाकी सोशल मोबिलिटी की बात करें तो लेस इंटेंसिव इसमें होती है, इंटेंसिव उसमें होती है। सोशल कंट्रोल की बात करें तो इनफॉर्मल कंट्रोल होता है, ठीक है, यहाँ पर फॉर्मल कंट्रोल होता है, ठीक है। सोशल चेंज की बात करें तो रूरल लाइफ इज रिलेटिव स्टैटिक एंड स्टेबल, ज्यादा स्टेबल होती है, चेंज कम आते हैं यहाँ पर अर्बन लाइफ में आपको जल्दी चेंज देखने को मिलते हैं, फास्ट चेंज देखने को मिलते हैं, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। सोशल जो यूनिटी है वो स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ बिलोंगिंग, यूनिटी ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट सिमिलर एज ए पर्सनल रिलेशंस, यानी कि यहाँ पर जो यूनिटी है वो ज्यादा है, यहाँ पर यूनिटी आपको कम देखने को मिलती है। इस प्रकार से और बहुत सारी चीजों में आप अंतर कर सकते हो। वैसे ये जो है हम चीजें पढ़ रहे हैं, जितनी भी इनमें जितने कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, जिनके आधार पर हम जो है डिफरेंस कर रहे हैं वो काफी चीजें हैं, लेकिन फिर भी यदि आप और पढ़ना चाहो तो इनमें से आप पढ़ सकते हो। जैसे एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें, ये इजी हो जाएगा, आपको याद करना भी इजी हो जाएगा। एजुकेशन फैसिलिटी की बात करें तो एजुकेशन लोगों के जो गांव के लोग हैं उनके पास कम होती है, शहरी लोग ज्यादा पढ़े हुए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की बात करें तो जो गाँवों का जो स्टैंडर्ड है वो कम है, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें हैं उनके पास। खाने के लिए शाम सुबह जो है बेसिक रोटी होती है, जो हम मान लो मिलेट की खाते हैं या गेहूं की रोटी खाते हैं, वो सिंपल रोटी होती है। इसके अलावा मान लो पीने के लिए दूध होता है और मान लो सब्जियां होती है, बेसिक चीजें सब्जियां होती है, ठीक है। इनकी इसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई चीज नहीं होती है। लेकिन शहरों वालों के पास बहुत सारे जो है व्यंजन होते हैं, खाने की चीजें होती है, अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती है। तो इनका जो लिविंग का जो स्टैंडर्ड है वो थोड़ा लो है, क्योंकि ये हर चीज में हाई स्टैंडर्ड नहीं देखते हैं, ठीक है, खर्चा कम करते हैं। यहाँ पर आपको ज्यादा खर्चा देखने को मिलेगा और ज्यादा हाई लिविंग स्टैंडर्ड देखने को मिलेगा। इकोनॉमी की बात करें तो सस्टेनेबल केस इकोनॉमी होती है। कम्युनिकेशन की बात करें तो लेस ट्रांसफर फैसिलिटी एंड बेटर रोड एंड कम्युनिकेशन देखने को मिलेगा। तो ये चीजें हैं भाई। अब यहाँ डीजे भी बज गया है तो वैसे भी अब नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा कोई पास में ही कुछ प्रोग्राम होगा, ठीक है, उसकी वजह से। तो ये चीज इंपॉर्टेंस है ना, ये आप देख लेना क्या इंपॉर्टेंस होता है सोसाइटी के, ठीक है, ये आप एक बार देख लेना, बेसिक चीजें हैं, फिर ये अपना जो है कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जो इंपॉर्टेंस है इनको आप देख लेना, किसी सोसाइटी का क्या इंपॉर्टेंस होता है, कि किसी डिसीजन को लेने में इंपॉर्टेंस होता है, इसके अलावा एकता में इंपॉर्टेंस होता है, बहुत सारी चीजों में हम एकजुट हो जाते हैं, वो एक इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वही चीजें दी गई है जो आपको देखना है। बाकी ये तो चला गया है तो देख लेते हैं एक बार, इनको भी देख लेते हैं, ठीक है। सोसाइटी हेल्प इज ब्रिंग लाइक ए माइंडेड पीपल टुगेदर, यानी कि साथ में रहने के लिए एक इंपॉर्टेंस होता है। हमेशा क्या रहते हैं, सोसाइटी के लोग साथ रहते हैं, टुगेदर रहते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि एकता देखने को मिलेगी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंस है। दूसरा, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन टू बीइंग सोशल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, ठीक है, नॉर्मल लाइफ जी सकता है, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। मेड एंड फॉरेस्ट बीइंग सोशल और एंटी सोशल डिपेंड ओनली ऑन द वैल्यू ऑफ सोसाइटी, ठीक है, यह चीज देखने को मिलती है। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स मिरर की तरह होती है सोसाइटी, और कनेक्शंस जो है गुड सोसाइटी में आपको
अलग अलग लोगों से क्या होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, ये चीज देखने को मिलती है। तो बेसिक चीजें हैं, ज्यादा आपको इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक सा जो है इंपॉर्टेंस आपको ध्यान रखनी है कि एक सोसाइटी की क्या इंपॉर्टेंस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लास थी जो हमने डिस्कस की है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए इस चीज को आप अच्छे से कवर कर लो और जो अपने नोट्स है वो बना लो, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा चीजें भी दी हुई होती है, उनको आप नहीं भी कवर करो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बेसिक बेसिक चीजें जो आपको इंपॉर्टेंट लगती है वो आपको पढ़नी है, जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।